तो ये हमारा साइंस का सेशन होगा। इसमें हम जो घटना चक्र की पॉइंटर्स आती है, पॉइंटर्स जो है घटना चक्र की प्रीव्यू जो होती है ना, उसकी समझ लीजिए समरी टाइप में है। वन वन लाइनर फॉर्म में रहता है। इसमें क्वेश्चन और आंसर रहता है, एक्सप्लेनेशन नहीं रहता। जो प्रीव्यू होती है उसमें एक्सप्लेनेशन होता है। तो ये अगर आपने प्रीव्यू पढ़ रखा है तो रिवीजन के लिए बेस्ट होता है। आपको सारी चीज़ें ना पढ़नी पड़े, सिर्फ जो क्वेश्चन है और आंसर, खासकर फैक्ट्स पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो फैक्ट रटने में आसानी होती है अगर हम आप इसको देखते हैं इसको, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इसको फिजिक्स। पहला इसमें जो पोर्शन है साइंस, जनरल साइंस का है फिजिक्स, ठीक है। उसमें फिजिक्स में भी पहला कौन सा है, मेजरमेंट और यूनिट। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो अमंग द फोर्सेस वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, ठीक है। जो आपके यहाँ कहते हैं नहीं, वो पावर बढ़ाने के लिए तो वाट में बढ़ता है इलेक्ट्रिक पावर जो आता है। वोल्टेज अलग चीज़ है, ठीक है। एम्पियर भी अलग चीज़ है, करंट और वोल्टेज वो अलग चीज़ है, ठीक है। जो पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है, वो वाट होता है। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जो हम एन से लिखते हैं, हाँ। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क शायद न्यूटन पर मीटर ऐसा कुछ होता है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद है, देख लेंगे बाद में। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ओम मीटर, ओम मीटर। देखा इसका साइन ऐसे करके होता है ना, ओम मीटर। ओम मीटर इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में लाइट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो वो लाइट ईयर है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, ठीक है। हाँ बताया डेफिनेशन, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। Reason why astronomical distances are measured in light year. Speed of light is always same. Although ये थोड़ा सा डाउटफुल फैक्ट है, लेकिन कैसे कंसिडर किया जाता है कि लाइट की स्पीड किसी भी उसमें मीडियम में सेम ही रहती है। तो जो क्या कहते हैं कि जितना भी डिस्टेंस वो एक साल में ट्रेवल करेगी उसको लाइट ईयर कहते हैं। A parsec, a unit of distance used to measure the distance related to the stars in the sky is equal to 1 parsec का मतलब है 3.256 लाइट ईयर्स, ठीक है। 3.256 लाइट ईयर्स। पार्सिक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। हमने क्या देखा कि पार्सिक भी डिस्टेंस को नापती है और लाइट ईयर भी डिस्टेंस को नापती है। ये चीज़ें जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं, जैसे आपके स्टार्स हुए, गैलेक्सीज हुई, उनके बीच का डिस्टेंस नापने के काम आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर से और कितना पार्सिक गए हैं। और ये एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको उनकी डिस्टेंस नापने के काम आती हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट टू इंचेस, सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में इतना मल्टीप्लाई करते हो 0.39 तो वो इंच में कन्वर्ट हो जाती है। द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस अप्रोक्सीमेटली इन नैनोमीटर। अच्छा, अगर कोई बंदा 6 फीट लंबा है तो उसको नैनोमीटर में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसकी हाइट को। तो 183 इंटू 10⁻7 nm। ये कन्वर्जन है, आप नहीं पूछते हैं, ये पहले पूछे जाते थे, अब ये सब नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ m या 10⁻⁷m सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 जीरो उसमें घट बढ़ जाता है ना। फिर एम्पियर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने देखा था। अभी हमने ऊपर देखा था क्या, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो किस में था, वॉट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर वॉट में और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, ठीक है। मेगावाट इज मेगावाट इज मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर इज जनरेटेड। अच्छा, मेगावाट जो हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं कि कितना मेगावाट पावर जनरेट हुआ है। तो मेगावाट का मतलब होता है कितनी पावर जनरेट हुई है। फिर मैथ फॉलोइंग है। एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स न्यूटन, वर्क डन जूल, इम्पल्स न्यूटन सेकंड। ये पूछता है, ठीक है, ये अभी भी पूछता है। एक आध क्वेश्चन ऐसे बाउंसर टाइप के दे देते हैं। अगर आपने वो पढ़ी होगी लूसेंट, लूसेंट में दिया हुआ बड़ा अच्छे से। तो उसमें उसमें तो डिस्क्राइब भी किया है, जैसे इसमें मीटर पर सेकंड लिखे थे ना, तो उसमें टाइम, डिस्टेंस और वो करके लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी पावर करके। तो जीरो का मतलब वहाँ पे नहीं होगा, और ऐसे करके, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की एसआई यूनिट क्या है, अभी हमने देखा था, जूल ही तो थी का। हाँ, एसआई यूनिट ऑफ, अच्छा प्रेशर है, प्रेशर का
पास्कल है, ठीक है। पावर का तो जूल था, ठीक है। द करेक्ट मैच इज, अच्छा फिर मैं तो फॉलोइंग आया, तो यूनिट दी है और उसका पैरामीट्रिक क्वांटिटीज दी है। तो वॉट किसका है? पावर का, ठीक है। नॉट स्पीड ऑफ शिप, हम नॉटिकल माइल, आपने सुना होगा नॉटिकल माइल, वो मरीन डिस्टेंस के लिए होता है। तो नॉट, ये जो कैनोटी वाला होता है, ये शिप कितनी स्पीड से शिप जा रही है, शिप जो ट्रैवल करती है उनको नॉट में कहते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं यूज होता, या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं यूज होता, वहाँ पे नॉट कहते हैं, ठीक है। नॉटिकल माइल, ये देखो नॉटिकल माइल नेविगेशन के टाइम में यूज होता है, नेविगेशन मतलब जो नाव चलती हैं। कैलोरी हीट के लिए यूज होता है, जूल वर्क के लिए है, एम्पियर करंट के लिए है, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, हमने देखा था अभी, ठीक है। पावर के लिए वॉट था, ठीक है। और हॉर्स पावर 746 वॉट, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। और उसके बाद एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग किसकी यूनिट है? वेवलेंथ की, ठीक है। एंगस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ की यूनिट है। करेक्ट मैच इज एज फॉलोज, हाई स्पीड मैक, ठीक है। मैक, मैक मतलब 1 मैक मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड के इक्वल है, ठीक है। तो वो 1 मैक हो जाता है। फिर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंगस्ट्रॉन्ग शायद 1 एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻15 या 10 ऐसे कुछ होती है, अभी देखेंगे शायद इसमें दिया होगा 10⁻−15 या 10 ऐसे कुछ है, 10 शायद, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद आ रहा। एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। वेवलेंथ नापने का काम आती है। और प्रेशर पास्कल, एनर्जी जूल, हमने देखा। जूल इज रिलेटेड टू, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन इज द सेम वे पास्कल इज रिलेटेड टू प्रेशर, ठीक है। बता रहा है कि ये जूल जो है एनर्जी की यूनिट है, पास्कल जो है प्रेशर की यूनिट है, बता रहा है वो, ठीक है। फिर द करेक्टली मैच पेयर्स आर, पावर की लेंस, जो लेंस की पावर होती है उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? डायप्टर, ठीक है, डायप्टर। प्रेशर को पास्कल में। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव बैकरल, ये बढ़िया। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनकी जो एक्टिविटी की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है बैकरल में की जाती है। और हीट जूल, ये हमने देखा था, ठीक है। फिर 1 माइक्रोन इज इक्वल टू वन 1/1000 mm, ठीक है। वन वन बाई मतलब एक को तुम 1 के 1000 टुकड़े कर दो, तो जो हजारवां टुकड़ा होगा मतलब वो 1 माइक्रोन है, ठीक है। हमने देखा था माइक्रोन किस सेंस में अक्सर न्यूज में रहता है, जो प्लास्टिक की थिकनेस होती है ना, प्लास्टिक की थिकनेस कई बार कहते हैं कि इतने माइक्रोन होनी चाहिए, 70 माइक्रोन, 50 माइक्रोन। तो वो समझ लो वो थिकनेस के टर्म में, थिकनेस इसके टर्म में रिप्रेजेंट की जाती है माइक्रोन। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है, या 10⁻�6 मीटर। 4 का मतलब 4 जीरो, 6 का मतलब 6 जीरो, समझ लो। मतलब एक को एक को शायद 1 लाख होगा ना, 6 जीरो, 1 करोड़ होगा, तो 6 जीरो लगा दो। तो ये मतलब इसमें मीटर के टर्म में जब रिप्रेजेंट करोगे माइक्रोन को, ठीक है। और सेंटीमीटर के टर्म में 10⁻⁴, ठीक है। फिर है डेसिबल, हॉर्स पावर, नॉटिकल माइल, सेल्सियस। डेसिबल आपको पता है साउंड की इंटेंसिटी के लिए, हॉर्स पावर अभी हमने देखा था, हॉर्स पावर किस लिए? पावर के लिए है। नॉटिकल माइल हमने देखा नेवल डिस्टेंस, और सेल्सियस टेम्परेचर, सबको पता है, ठीक है। फिर अमंग द कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल एंड वॉट, दिस वन इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। वॉट, वॉट किसकी है? करंट की थी ना, ठीक है। कैलोरी, किलो जूल और कैलोरी ये सब हीट की यूनिट है, ठीक है। उसके बाद among the centigrade, calorie, erg, joule, this one is not a unit of heat. Centigrade, कैलोरी, अर्ग, जूल। देखो कैलोरी तो हमें पता है हीट की है, अर्ग भी, अर्ग नहीं पता होगा तो नोट कर लो, ये भी हीट के लिए है, जूल भी हीट के लिए है, ठीक है। तो सेंटीग्रेड नहीं है, सेंटीग्रेड हम किसके लिए यूज करते हैं? टेम्परेचर ना। फिर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। ये सब पुराने क्वेश्चन है और ये सब आ चुके हैं कई बार, ठीक है। मतलब पहले आते थे, अब नहीं पूछे जाते, लेकिन मान लो कभी ऐसा बाउंसर दे दिया तो ठीक है। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम। हाँ पिकोग्राम, शायद स्मॉलेस्ट यूनिट पिकोमीटर ही होती है ना, देखना पड़ेगा भाई। पास्कल इज मेजरिंग यूनिट ऑफ प्रेशर, हमने देखा था, इधर भी देखा था, ठीक है। उसके बाद द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या किलोग्राम, एफ क्या है पता नहीं, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, कोई नहीं। फिर द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार, बार में हम देखा एच जी में भी होता है ना, एच जी में भी होता है, एच जी पर ग्राम ऐसा कुछ, पर मीटर स्क्वायर शायद, एग्जैक्ट मुझे नहीं है, शायद आगे दिया हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है बार। फिर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 1.0 बार। अच्छा ये था, ठीक है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना है, 1.0 बार। ठीक है, बार क्यों क्यों कहते हैं बार भाई? कॉलम होता है ना, एयर का कॉलम जो प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, एयर का कॉलम जो प्रेशर डाल रहा है उसको नापने के लिए इसका यूज होता है, मतलब ये यूनिट उसको बताने के लिए होती है। फिर अलग अलग जगह अलग अलग प्रेशर होता है, जरूरी नहीं कि सारा हर जगह एक जैसा प्रेशर हो। यहाँ पे गर्म है तो यहाँ कम प्रेशर होगा, यहाँ ठंडा है तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, वो अलग चीज़ है। फिर among the stress, force, strain, pressure, this one does not have a unit. स्ट्रेन, स्ट्रेन कब होता है? जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप मोड़ दो, हल्का सा मोड़ो, उसमें स्ट्रेन आ गया, पर उसकी कोई यूनिट नहीं है कि कितना उसमें स्ट्रेन आया। ठीक है, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 159 लीटर, जो कि यूएस के हिसाब से 42 यूएस गैलन है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फर्मी। हाँ ये याद रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट फर्मी है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, फर्मी सबसे छोटा। अभी हमने दो तीन चीज़ें देखी थी ना, एक एक मतलब ये फर्मी सबसे छोटा। इससे पहले हमने एक और देखा था, पिकोग्राम या पिकोमीटर भी कह लो, तो वो भी 10⁻12 में आएगा। ठीक है, और उसके बाद एक और देखा था माइक्रोन। ठीक है, ये सब डिस्टेंस के लिए भी यूज हो सकती हैं। फिर करेक्ट करेक्ट मैच करना है तो क्यूसेक, बाइट, रिचर, बार बताना है कि किसके लिए यूज होता है। क्यूसेक रेट ऑफ फ्लो, हम अक्सर सुनते हैं ना, जैसे किसी रिवर का डिस्प्यूट होता है तो वो कहते हैं कि कितना पानी उनको छोड़ना है, तो कुछ यूनिट क्यूसेक बताते हैं, तो वो क्यूसेक रेट ऑफ फ्लो, इतना पानी उनको या इतना पानी वहां से बह रहा है। फिर बाइट कंप्यूटर के टर्म में आप पता ही है, बेट बाइट ये सब कंप्यूटर का ही है। रिचर अर्थक्वेक के लिए आपने रिचर स्केल का नाम सुना होगा। फिर बार प्रेशर के लिए, अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, क्यूसेक ऊपर वाला ही है, फ्लो ऑफ वाटर। फिर यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है किसमें नापते हैं, डॉप्सन में। ठीक है, डॉप्सन। और लेंस के लिए भी हमने क्या यूनिट देखी थी, डाप्टर ना, डाप्टर। ठीक है, डॉप्सन यूनिट उसी के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर हमने पढ़ा, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में बेसिकली। फिर मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स, अलग अलग जो डिवाइसेस होती हैं और अलग अलग जो स्केल्स होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन जो आए हैं, ये उसकी समरी है। तो कोई ऑब्जेक्ट जो ओशन में है, मतलब पानी में है, उसको लोकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, सोनार। ठीक है, सोनार नेविगेटर द्वारा यूज होता है। ये क्या यूज करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ऐसे मान लो कि एक डिवाइस है ना, इसमें सोनार है और ये पानी है पूरा। ठीक है, तो सोनार क्या करेगा, वेव छोड़ता है, वेव छोड़ता है। ठीक है, वेव छोड़ेगा, और यहाँ मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो जब वेव से टकराएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सोनार वेव्स। फिर apparatus यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ऑडियोमीटर। ठीक है, एक एक apparatus बोल रहा है कि कौन सा apparatus यूज होता है साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, ऑडियोमीटर। वेलोसिटी या वेलोसिटी बाय फोर्स ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। ठीक है, जो अक्सर इसका यूज तब होता है जब आंधी वांधी आती है, साइक्लोन वगैरह आते हैं, तो उनकी विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा 165-150 किलोमीटर पर आवर करके। ठीक है, फिर डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, एमीटर, एमीटर। ठीक है, एमीटर। फिर करेक्टली मैच पेयर आर एज फॉलोज, वोल्ट मीटर, एमीटर, एमीटर हमने देख लिया ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। और पोटेंशियल मीटर, पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, हमने वही वोल्टेज पढ़ा था, वोल्टेज किसके लिए था, वही पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके हम नापते हैं। ठीक है, और वोल्टेज वो यूनिट है। ठीक है, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव करंट के लिए। इलेक्ट्रोमोटिव करंट दूसरी चीज़ है, किसी चीज़ के मोशन से जो शायद करंट डेवलप होता है, खासकर जैसे मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं, तो उसको इलेक्ट्रोमोटिव करंट कहते हैं, मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा। पोटेंशियोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट और
फंक्शन ऑफ द करंट। गैल्वेनोमीटर बोल रहा है। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किसके करते हैं, कोई जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट होती हैं या कोई फंक्शन करंट का, ठीक है, उसको नापने के लिए गैल्वेनोमीटर का मतलब इतना समझो कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट होते हैं बस। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, ठीक है। जैसे हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, जैसे हम कहते हैं कि सूरज का इतना टेम्परेचर है या किसी ग्रह का इतना टेम्परेचर है, ठीक है, वो कुछ ऐसे ही गेस करते होंगे पायरोमीटर टाइप डिवाइसेस है। द डिवाइस यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, पायरोमीटर, ठीक है। फिर क्या, थर्मोमीटर नोन एज पायरोमीटर, थर्मोमीटर नोन एज पायरोमीटर क्या है, रेडिएशन थर्मोमीटर। अच्छा, ठीक है तो सब थर्मोमीटर ही, बस उसका नाम अलग है क्योंकि उनके फंक्शन अलग है, ठीक है। अब जो हम बॉडी टेम्परेचर देते हैं तो वो थर्मामीटर है, लेकिन अब कोई और बहुत गर्म चीज़ हुआ जिसका 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो उसके लिए पैरामीटर वगैरह जैसी चीज़ें हैं। द थर्मामीटर यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज टोटल रेडिएशन पैरामीटर, ठीक है, सब पैरामीटर से रिलेटेड है क्वेश्चन। पेरीहीलियोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग सोलर रेडिएशन, देखो पेरीहीलियोमीटर, पेरीहीलियोमीटर, ठीक है। हीलियो मतलब सन से रिलेटेड होता है, जब भी होगा ना हीलियो जहां भी आएगा वो सन से रिलेटेड है, हीलियो हीलिया, ठीक है। और मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस, मैनोमीटर यूज टू, ठीक है। फिर मेसो कॉलम है, इसमें भी एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, हाइग्रोमीटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर अपने हाइग्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, हाइग्रोस्कोपिक चीज़ें पड़ी होंगी, वो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है कि जैसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो जो पानी की बूंदें होती हैं, पानी जो होता है या ह्यूमिडिटी कह सकते हो, वो उस पर जम जाती हैं, ठीक है। और वो मतलब जो ह्यूमिडिटी कैसे, मतलब पानी थोड़ी उड़ेगा, तो वो किसी ऑब्जेक्ट से जब चिपक जाता है, वो हवा में जाता है, तब उमस होती है, ठीक है। फिर स्प्रिंग बैलेंस वेट के लिए, बैरोमीटर प्रेशर के लिए हमने देखा था, ठीक है। फिर है ओडोमीटर, ओडोमीटर किसके लिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर व्हील्स, ठीक है। जो हम देखते हैं अपने गाड़ियों में, जो वो बताता है कि कितने डिस्टेंस में ट्रेवल किए, तो उसके लिए ओडोमीटर यूज होता है। ओंडोमीटर, देखो नाम इसमें कंफ्यूज होने वाला है ये, ओडोमीटर और ओंडोमीटर। ओंडोमीटर किस लिए, इंस्ट्रूमेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस के लिए कि आपका जो व्हीकल है, व्हीकल क्या मतलब व्हील्स हैं, वो कितना ट्रेवल किए हैं डिस्टेंस, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए ओंडोमीटर। दोनों के फंक्शन काफी अलग हैं, लेकिन नाम थोड़ा सेम है, ओडोमीटर और ओंडोमीटर, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर हमने देखा था, ऊपर ही था अभी। लिक्विड यूज इन सिंपल बैरोमीटर, मरकरी, क्यों, मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, तो जो सिंपल बैरोमीटर होता है उसमें मरकरी यूज होता है। डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ लैक्टोमीटर, मिल्क से कोई भी चीज होगी ना, तो उसमें लैक्टो दिख जाएगा, जैसे लैक्टोबैसिलस होता है, वो जो उसमें जो क्या कहते हैं उसे, लैक्टोबैसिलस, अमीबा नहीं, माइक्रोब्स जो होते हैं, वो दूध में जो पाए जाते हैं दही बनाने के लिए ना, तो लैक्टो जहाँ भी होगा वो समझ लो दूध से रिलेटेड है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर, भी हम देखा था, हाइग्रोमीटर किस लिए यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर, हाइग्रोमीटर। करेक्टली मैच पेयर, ऐसा कई सारे रहेंगे उसमें से ये सही था, क्या था, थर्मो रेजिस्टर किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मो रेजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। फिर है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ईईजी जिसको कहते हैं, ब्रेन से रिलेटेड है, जहां भी इंसेफेल इंसेफेल ऐसा चीज आए, वो समझ लो ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। क्यों, आपने जेई सुना होगा ना, जो वो बीमारी होती है इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस भी दिमागी बुखार कहते हैं ना, तो इंसेफेलो, जहाँ पे इंसेफेलो आएगा तो समझ लेना वो दिमाग से रिलेटेड है। फिर है स्टेथोस्कोप, ये धड़कन सुनने के लिए यूज होते हैं, हाँ। फिर है स्फेगमोमीटर, ये शायद ब्लड प्रेशर, हाँ, स्फेगमोमीटर करके है ये ब्लड प्रेशर के लिए। कैरेटोमीटर गोल्ड की प्योरिटी के लिए, गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के लिए। लक्स मीटर जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी चेक करने के लिए, कितनी रोशनी तेज है कितनी धीमे है, उसको लक्स मीटर।
लक्स का भी मतलब लाइट से ही कुछ है, ठीक है। लक्स तो लक्स, लक्स से रिलेटेड जो भी चीज कहीं भी है तो समझ लेना लाइट से कुछ रिलेटेड है। ये मतलब कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो अगर आपको पूरा चीज नहीं पता है, अगर वो छोटी सी चीज उसमें उस वर्ड में दिख जाए तो आप क्रैक कर सकते हो कि हाँ चलो गेस, एक कहते हैं ना वाइज गेस तो हो सकता है उससे। अब लक्स 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 मीटर है, अगर आपको लक्स का मतलब पता था, लक्स साबुन नहीं, लक्स साबुन का मतलब नाम भी लक्स इसीलिए रखा गया क्योंकि उसको उनका जो ऐड होता है ना उसमें क्या दिखाते हैं कि जो लड़की लगा ली है ऐसे गोरी गोरी चमक रही है, तो मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है ना, तो लक्स इसीलिए। तो लक्स का जो रिलेशन है वो लाइट से ही है। हो सकता है उनकी इंग्लिश में जो इंग्लिश के जो वर्ड ड्राइव हुए हैं वो लक्स से ही, ठीक है। द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, वही है स्पेग्मोमीटर, अभी हमने ऊपर देखा था। फिर द apparatus used to measure intensity of light, लक्समीटर, ठीक है। रडार इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव्स, अभी हमने ऊपर देखा था सबसे पहले यही था, रडार का ही क्वेश्चन था, ठीक है। वो रेडियो वेव्स ऐसे फेंकता है और वो रेडियो वेव्स जाके किसी ऑब्जेक्ट से जब टकराता है तो उसको पता चलता है कि भाई इतना दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रडार का यूज नॉर्मली पानी पानी में चीज़ों को नापने के लिए, पानी में डिस्टेंस नापने के लिए होता है, ठीक है। जब वो वेव्स छोड़ते हैं नीचे जाके ट्रेवल करती है और किसी चीज़ से टकराती है तो उनको पता चलता है कि वहाँ कुछ है या बेस है या जो भी है। हम्म। फिर रिंगलमैन स्केल, रिंगलमैन स्केल किसके लिए, स्मोक के लिए, स्मोक की डेंसिटी के लिए, ठीक है। द इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, किससे, रिचर स्केल, हम अक्सर देखें इतने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया तो रिचर स्केल से ही होता है, और भी दो तीन स्केल हैं उसके लिए लेकिन इसमें रिचर का पूछा तो रिचर का ही। रिचर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स, ठीक है। फिर अमंग क्रेस्पोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर एंड रेन गॉज, विच इज अ सिस्मोमीटर डिवाइस, सिस्मोग्राफ और सिस्मो सिस्मो, ठीक है, राइट, पता चल जाएगा भाई। फिर सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ मतलब ऐसे आपने कभी देखा होगा टीवी में ना, तो वो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके वेव रहती हैं, तो वो जब अर्थक्वेक आता है तो ऐसे वहां पे बहुत शार्प सा वो होगा, ठीक है। ये कभी प्लेन नहीं होता, क्यों, प्लेन क्यों नहीं होता, क्योंकि अर्थ के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी हमेशा चलती रहती है, छोटे बहुत वो अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो वो हमेशा ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। लेकिन जब ज्यादा तेज आ जाएगा तो वो बड़ा सा बताएगा कि हाँ भाई बढ़िया सा आ गया है, 3-4 रेक्टर स्केल का, ठीक है। द अर्थ, फिर ये मैं तो कॉलम है, अर्थक्वेक, सिस्मोग्राफ, हाइट, एल्टीमीटर, ठीक है, हाइट एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड से समझ लो, हाइट है एल्टीमीटर। इलेक्ट्रिक करंट, एमीटर हमने देखा था ऊपर, रेजिस्टेंस ओम, ये भी देखा था। फैथोमीटर, डेप्थ ऑफ सी, ठीक है, फैथोमीटर डेप्थ ऑफ सी। बैरोमीटर, प्रेशर से रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी हमने देखा था। हाइग्रोमीटर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ये भी हमने देखा था, ठीक है। फैथोमीटर इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ सी, अभी ऊपर ही देखा, ठीक है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर विंड से, विंड की वेलोसिटी से रिलेटेड है, एनीमोमीटर। फिर सिस्मोग्राफ हमने देखा था अर्थक्वेक से रिलेटेड है, उसकी इंटेंसिटी बताता है। बैरोग्राफ, बैरो का मतलब ही प्रेशर से रिलेटेड है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मैनोमीटर, प्रेशर, मैनोमीटर प्रेशर। फिर कार्बोरेटर, इंटरनल कम्बशन, जो इंटरनल कम्बशन इंजन में होता है उसमें हम कहते हैं कार्बोरेटर में कुछ जम गया है तो वही है कार्बोरेटर। फिर कार्डियोग्राफ, हार्ट मूवमेंट आपने सुना होगा, कार्डियोग्राफ, ठीक है। कार्डियोलॉजी, ये सब हार्ट से रिलेटेड है ना, कार्डियोलॉजी, कार्डियोग्राफ, कार्डियो एक्सरसाइज, तो हार्ट से रिलेटेड है, तो कार्डियोग्राफ से आपको गेस हो जाएगा। फोनोमीटर इज यूज्ड, फोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, फोनोमीटर किसके लिए, फोन से क्या क्या मतलब समझ में आ रहा है, कोई वॉइस ना, तो ठीक है। फोनोमीटर किसके लिए यूज होता है, फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग, आप कितनी तेजी से बोल रहे हो, ठीक है। फोटोमीटर, फोटो मतलब लाइट, ठीक है, तो क्या इसलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटोमीटर क्या मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और एक चीज था क्या, लक्स ना, लक्स अभी हमने देखा था ऊपर। apparatus used फॉर डिटेक्टिंग लाई, पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ टेस्ट सुना होगा, कहते हैं ना इसको, किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं फिर कहते हैं कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट लेना है, वो फिर कोर्ट से इजाजत लेते हैं उनका पॉलीग्राफ टेस्ट लेने के, लाई डिटेक्टर टेस्ट जिसको कहते हो, ठीक है, वही है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। फिर द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल प्लेन, एलिवेशन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, एजीमुथ, कौन सा है भाई, थियोडोलाइट। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में मुझे भी नहीं पता, खैर, ठीक है। थियोडोलाइट का यूज होता है एंगुलर डिस्टेंस, वर्टिकल प्लेन पे एंगुलर डिस्टेंस को नापने के लिए, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एज, ठीक है।
फिर उसके बाद है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में मास, मोशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारी चीजें हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड किसने डिफाइन किया था सबसे पहले? भाई गैलीलियो गैलीली, ठीक है, इटली के थे गैलीलियो। अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स। सिंपल मशीन, कोई भी मशीन, इसमें किसी का जिक्र नहीं है। मशीन का उद्देश्य ये है कि आप जो काम करते हो उसको वो कम ताकत से, आपके मतलब कम एनर्जी लगा के आप उस काम को अच्छे से कर लो, ठीक है। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस, इफ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप किसी बैलेंस पे, मतलब तराजू पे, ठीक है, आप किसी तराजू पे खड़े हैं, बहुत सेंसिटिव है, जो पॉइंट का भी डिफरेंस वो नोट कर लेता है, तो अगर आप सांस लेके रख लेते हैं तो क्या होगा? उसका वेट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हवा अंदर आई और रुक गई। हवा का भी तो कुछ वेट होता है। अमाउंट ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड, ठीक है, दो चीज होती हैं, एक होता है वेक्टर, ठीक है, वेक्टर, और एक होता है स्केलर। स्केलर आपने अक्सर सुना होगा, स्केलर, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। जिस भी चीज में डिस्टेंस हो, ठीक है, जिस भी चीज में डिस्टेंस हो वो वेक्टर कहलाती है। जिस भी चीज में डिस्टेंस नहीं है, बस यूनिट है, वो स्केलर है, ठीक है। स्पीड, वो कहते हैं कि इतने स्पीड से जा रहा है, आप डायरेक्शन नहीं बता रहे हो किधर जा रहा है, बस जा रहा है। स्पीड में मतलब आप डिस्टेंस नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, डायरेक्शन नहीं है। स्पीड में अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर है, और जब उसमें डायरेक्शन आ जाएगा तो वो वेक्टर है, ठीक है। वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी होता है उस वो भी बताएगा कि कितने स्पीड से जा रहा है, पर उसमें डायरेक्शन का वो फंक्शन होता है, ठीक है। तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, स्पीड स्केलर क्वांटिटी हो गई। समझा? ठीक है। among the displacement, velocity, force, volume, it is not a vector quantity। इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? वॉल्यूम। इन सबको देख लो क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है। फोर्स भी इससे रिलेटेड है, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन ना। एक्सेलरेशन किससे निकलता है? वेलोसिटी से निकलता है, ठीक है। तो फोर्स में भी वेक्टर आ गया। डिस्प्लेसमेंट में भी वेक्टर होता है कि किस साइड डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो ये तीन चीज जो यूनिट है, इस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। वॉल्यूम में ऐसा कुछ नहीं होता कि कितना किस तरह वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। among the time speed displacement distance, it is vector quantity। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने ऊपर देखा था, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड का बताया था, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। टाइम में भी कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं, वो डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। डायरेक्शन फंक्शन, किसी दो चीज के बीच का डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होगा ना, कि ये लेफ्ट में या राइट में या ऊपर नीचे। among force, pressure, velocity and acceleration, it is a scalar quantity। pressure, ठीक है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी इसमें से, क्यों? क्योंकि हमने देखा ना वेलोसिटी, फोर्स और प्रेशर ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक नहीं, प्रेशर नहीं है, ठीक है। फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? फोर्स इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वी आई, नहीं कहता, वी वन माइनस वी टू, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ना, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जब वेलोसिटी, और वेलोसिटी खुद में वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब वेलोसिटी इस वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो फोर्स भी वो हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर हो गए। प्रेशर बचा, प्रेशर स्केलर हो गया, सिंपल सी बात है। फिर अमंग मोमेंटम, प्रेशर, एनर्जी, वर्क विच वर्क, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा भाई? मोमेंटम। मोमेंटम, प्रेशर नहीं है, अभी हमने देखा प्रेशर नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, वर्क भी नहीं है। आप फॉर्मूला इनका ड्राइव कर लो, पता चल जाएगा कि इसमें उनका जो वेलोसिटी का कंटेंट है वो वेक्टर कंटेंट है, मिसिंग है, वो नहीं होते इसमें, ठीक है। फिर फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मास, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मास। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, अभी हमने देखा था, एफ इंटू ए, एफ इंटू ए, ठीक है।
फोर्स नहीं, सॉरी, मास एम ए है, ठीक है। फोर्स, if the number representing volume and surface area of cube are equal, then the length of edge of cube in terms of unit of measurement will be 6। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक क्यूब की 6 साइड होती है ना, एक क्यूब की 6 साइड होती हैं, और उनकी सारी बोल रहा है कि सारे लेंथ बराबर है, सब कुछ बराबर है। जब सब कुछ बराबर है तो उनकी जो भी यूनिट होगी वो 6 यूनिट होगी। फिर एनर्जी कंजर्वेशन मींस, एनर्जी कंजर्वेशन क्या मतलब है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कहते हैं एनर्जी सिर्फ फॉर्म चेंज करती है, वो डिस्ट्रॉय या मतलब क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बदलेगी, पोटेंशियल काइनेटिक बदलेगी, या हीट फॉर्म में बनेगा, कुछ और बनेगा, कुछ और बनेगा, पर वो कभी खत्म नहीं होगी, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, जैसे हम दौड़ते हैं, हम कहते हैं थक गए, एनर्जी नहीं है। ठीक है, क्यों एनर्जी नहीं है? हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी ना, सब हीट फॉर्म में हमने अपनी एनर्जी बहा दी। फिर द एनर्जी ऑफ विंड इज काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो काइनेटिक एनर्जी देता है। ठीक है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी देता है। ठीक है, मूविंग वाला है काइनेटिक है, और रखा हुआ है पोटेंशियल है। ठीक है, विंड पावर, द फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। विंड पावर में क्या होता है कि पंखा है, वो उनका पंखा होता है ना, विंड, क्या कहते हैं उसमें टर्म, जो उनका, अरे भाई पंखा होता है ना, विंड फैन जो भी कह लो उसको। ठीक है, तो इसमें हवा आएगी, इसको रोटेट करेगी और ये मूव करेगा। फिर क्या होगा, इसमें से एक रस्सी बांधे रहते हैं उसमें, टरबाइन जो होता है इनका। ठीक है, वो घूमता है, वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी थी, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी थी, इसने पंखे को घुमाया और उससे इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। तो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया यहाँ पे। most of the most of the sources of energy we use represent stored solar energy. These sources of energy are not ultimately derived from the sun's energy. अच्छा, उसमें एग्जाम्पल दिया होगा, और भी नाम रहे होंगे, तो उसमें से दो जो अलग हैं, जियोथर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये सन की एनर्जी से नहीं प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे? क्योंकि वो उससे होता है ना, फ्यूजन या फिजन से। ठीक है, दो एटम कंबाइन हुए या एक एटम टूटा, तो न्यूक्लियर एनर्जी उससे आई। जियोथर्मल एनर्जी, जो धरती की अंदर की गर्मी है उससे जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, उससे जो एनर्जी लेते हैं, वो है। ठीक है, तो उसमें सन का कोई रोल नहीं है, अंदर वो गर्म अपने अलग वजह से है, कोर की वजह से, तो उसमें सन का कोई नहीं। और बाकी जो इसमें एनर्जी दी रही होंगी, हो सकता है उनका सन से कोई ना कोई रिलेशन होगा। फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर रीन्यूएबल। जरूरी नहीं है, मतलब ठीक है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है, एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, जिसको हम कहते हैं कि पहले से हम यूज कर रहे हैं, जैसे लकड़ी। ठीक है, लकड़ी जलाते थे पूर्वज लोग, तो वो कन्वेंशनल हो गया। अब हम गैस यूज करते हैं तो वो नॉन कन्वेंशनल हो गया। ठीक है, तो गैस जरूरी नहीं कि नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल हो। ठीक है, समझ लो। फिर वो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दो अलग अलग चीजें हैं, वो बाद में समझा देंगे इसमें। फिर एनर्जी कन्वर्जन और उसके डिवाइस जो मैकेनिज्म है। सनलाइट टू इलेक्ट्रिक सोलर सेल में होता है, इलेक्ट्रिक टू साउंड लाउड स्पीकर में, मास टू हीट न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, और केमिकल टू हीट एंड लाइट फ्यूल कम्बशन। देखो, सनलाइट टू इलेक्ट्रिक सोलर सेल में, क्यों? सोलर पैनल होता है, इस पे सूरज की रोशनी गिरती है। ठीक है, फिर ये चार्ज होता है और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और वो इलेक्ट्रिक, मतलब उसको फिर एक स्टोर करके एक जगह, और वहां से फिर हम इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो ये सनलाइट टू इलेक्ट्रिक हो गया। इलेक्ट्रिक टू साउंड लाउड स्पीकर में, हम माइक में बोलते हैं और वो उसमें एम्पलीफाई करके, बस साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, आवाज निकलती है, तो वो उसमें हुआ। मास टू हीट न्यूक्लियर एनर्जी। मास टू हीट मतलब जो एटम होते हैं या तो ब्रेक होते हैं या फ्यूजन में जुड़ेंगे, फ्यूजन में ब्रेकअप होंगे। तो जब ब्रेक हुआ तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, या ऐड हुआ तो भी एनर्जी। तो उसमें मास जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? हीट में। और ये किस प्रोसेस में था? न्यूक्लियर रिएक्टर में। केमिकल टू हीट एंड लाइट, केमिकल टू हीट एंड लाइट फ्यूल कम्बशन में। जैसे आपकी जो गैस है या पेट्रोल डीजल है, इसको जलाते हो और उससे दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, हीट और लाइट, तो वो फ्यूल कम्बशन होता है।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब कोई भी बॉडी अगर ट्रेवल कर रही है तो उसी उस फॉर्म में रहेगी, स्टेशनरी है तो उसी फॉर्म में रहेगी, वो अपने चेंज को रेजिस्ट करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है ना कि आप बैठे हो, अचानक से गाड़ी चल गई तो आप पीछे की तरफ धकेल उठते हो, क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो उसको रेजिस्ट कर रही है, उस मोशन को जो अचानक से शुरू हुआ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो अब इसमें एग्जांपल भी दिया है, as the train start moving the head of passenger sitting inside the lean backward because of inertia of rest, ठीक है, inertia of motion, inertia of rest दो चीजें हैं। static science is associated with situation of rest, ठीक है। फिर है assertion और reason है, a man standing on a completely frictionless surface can propel himself by whistling if no external force act on a system its momentum cannot change। तो इसमें दे रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो जैसे ये कहते हैं ना कि एक्सप्लेनेशन सही है नहीं तो इसमें बस लगा दो वाई। हम्म अगर इस वाई से ये आ रहा है, मतलब रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो समझ लो वो सही है। मतलब स्टेटमेंट पढ़ो, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय व्हिstling, ठीक है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। दोनों स्टेटमेंट अपने अपने आप में सही हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। जब वाई से ये आंसर नहीं मैच कर रहा होगा तो समझ लो असर्शन और रीजन वो सही नहीं है, ठीक है, मतलब रीजन वो उससे मैच नहीं कर रहा, ठीक है। फिर इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन रोड बिकॉज आइस हैज लेसर फ्रिक्शन, ठीक है, हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, हमारा पिछला पैर जो है धरती को मतलब पीछे ढकेलता है तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइस पे क्या होता है कि फ्रिक्शन नहीं है, हम धकेल नहीं पाते उतने अच्छे से, हम फिसल जाते हैं। इन स्टार्टिंग लोडेड कार वन हैज टू पुश हार्डर टू कीप इट मूविंग बिकॉज फ्रिक्शन, ठीक है। रोड भाई, अब इस पे पहिया है, अब उस पे तुमने सामान लाद दिया है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा उसको मूव करने में, ठीक है, वही चीज कह रहा है। इन स्टार्टिंग, अच्छा, शुरू में ज्यादा लगेगा, उसके बाद जब रोल करने लगेगा तो कम लगेगा। फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लॉ गिवन बाय न्यूटन, ठीक है, थर्ड लॉ न्यूटन का। अ मैन जंप एट ए स्पीड ऑफ, अब ये सब क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं वरना न्यूमेरिकल आने लगे तो सब गायब हो जाएंगे। हाँ, अब न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं बेसिकली। अ मैन जंप एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ स्टेशनरी बोट एंड द बोट मूव ऑफ विद a स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, हाउ मेनी टाइम इज द मास ऑफ द बोट ग्रेटर देन दैट ऑफ मैन, 10 टाइम्स बोल रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल सब नहीं आते हैं, अच्छी बात है, वरना आधे लोग गायब हो जाएंगे, वैसे छोड़ भी सकते हो। A truck, a car, and motorcycle have equal kinetic energies. If equal stopping forces are applied, and they stop after traveling x y z distance respectively, then बता रहा है कि क्या होगा। तो सबका इक्वल ही रहेगा, एक्स वाई जेड का इक्वल है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनकी सेम है, जो मोटर कार मोटरसाइकिल है, और उस पर इक्वल फोर्स अप्लाई हुआ है। मान लो कि ट्रैवल कर रहे हैं और इक्वल फोर्स अप्लाई किया आपने रोकने के लिए, ठीक है, सब पे, तो उनके जो तुरंत रुकेंगे नहीं, थोड़ा दूर चल के रुकेंगे, तो कितना दूर चल के रुकेंगे, तो तीनों का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, मतलब उतने ही डिस्टेंस पे सब रुकेंगे तीनों। 10 मीटर, अगर पहला 10 मीटर पे रुका तो दूसरा भी 10 मीटर पे रुकेगा, तीसरा भी 10 मीटर पे रुकेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा क्यों है, इसमें मास नहीं दिया इन लोगों ने, ठीक है, मास देते तो पता चलता। हमारा परसेप्शन क्या होगा, अरे भाई ट्रक तो भारी होगी, लेकिन इसमें मास नहीं है, मास मिसिंग है ना, उसने काइनेटिक एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब उनका मास सेम है। क्योंकि फॉर्मूला तो वही होगा ना, हाफ एम वी क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर करके होता है जो, हाफ एम ए स्क्वायर है, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, तो इसमें मास उसका सेम मान रहे हैं तीनों का, ये तो मास सेम है, तो आप इक्वल एनर्जी, इक्वल फोर्स अप्लाई करोगे तो इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगी। हाँ, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास 4:9, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज विल बी 2:3। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर याद है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आराम से। साइकिल इन कार्स यूज बॉल बेरिंग बिकॉज, बॉल बेरिंग क्यों यूज होता है भाई, जो साइकिल होते हैं ना, साइकिल के अंदर बीच में देखो कि रिम होता है उनका,
रिम में बॉल बेरिंग्स होती हैं ताकि ये अच्छे से मूव कर पाए। ठीक है, एक कांटेक्ट जो है जो फ्रिक्शन का कांटेक्ट होगा लेस हो जाएगा, जब फ्रिक्शन का कांटेक्ट लेस हो जाएगा तो कम फ्रिक्शन लगेगा, साइकिल जो पहिया है अच्छे से मूव कर लेगा। अदरवाइज घें 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 करेगी साइकिल आपकी, जब उसकी बॉल बेरिंग खराब जाती है तो अलग ही आवाज करता है। हम्म। फिर अ पर्सन इज सिटिंग इन अ कार which is at rest. The reaction from the road at each of four wheels car is R. When the car runs on a straight level road, how will the reaction at either of the front wheel vary? It will be less than R. ठीक है, अब ये सब नहीं पूछता वैसे, लेकिन ठीक है, दे दिया है तो देख ले रहे हैं। An oil tanker is partially filled with oil and moves forward on level road with uniform acceleration. The free surface of oil then, ठीक है, मान लो कि एक ऑयल टैंकर है, इसमें ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, ये मान लो कि इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो जो ऑयल होगा वो इस तरफ भागेगा ना, पीछे की तरफ, ऑयल पीछे की तरफ भागेगा, तो उसमें जो खाली जगह होगी वो इस तरफ होगी ना, वही पूछ रहा है ये। इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल विद लार्जर डेप्थ एट द रियर एंड। ठीक है, oil tanker is partially filled with oil and moves forward on a level road uniform acceleration. The free surface of oil then is inclined to the horizontal with larger depth at the rear end. ठीक है, ऐसे करके होगा। ठीक है, ऐसे करके जो भी है। फिर a four wheel vehicle moving in a sharp circular path at high speed will overturn। हाँ, मतलब फोर व्हीलर होना चाहिए था उससे। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, इस पे गाड़ी बहुत तेजी से जा रही है। हाँ, और बहुत शार्प टर्न आया तो क्या होगा, वो पलट जाएगी, लेकिन किस तरफ पलटेगी, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ। ठीक है, ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील्स एंड स्किड आउटवर्ड्स। ठीक है, पहिया भी बाहर रहेगा और वो बाहर की तरफ भागेगी। ठीक है, जैसे होता नहीं पहाड़ों पे देखते हो, बाहर की तरफ वो खाई में गिर जाते हैं, क्यों गिरते हैं खाई में, बहुत तेजी से मोड़ते हैं और पहिया जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, वो पहिया भी उनका बाहर जाएगा और वो गाड़ी भी बाहर जाएगी। ठीक है, उस सर्कल से। A batsman hit a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering short distance, the ball comes to rest. The ball the ball slow to stop because there is force on the ball opposite to motion. Obvious बात है, जब मारोगे छक्का, बॉल गिरी, उसके बाद वो क्या करेगा, लुढ़क के कुछ दूर पे जाकर रुक जाएगा। मान लो बाउंड्री यहाँ पे है, किस्मत खराब, ठीक है, पहले रुक गई बॉल, तो क्यों रुक गई, क्योंकि यहाँ पे उसको फोर्स फ्रिक्शन लगेगा ना ग्राउंड से, तो वो रुक गई। द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन इज, ये देखो, अब फॉर्मूला नहीं पूछता, धन्यवाद है, मतलब ये न्यूमेरिकल सब नहीं आते वैसे तो। ठीक है, पिछले 5 से 7 सालों में नहीं दिखा है, पहले आते थे, लेकिन भरोसा नहीं इनका, पूछ भी सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या है मालूम है, जो मक्खन निकालते हैं वो मथ के, वही है, वही बोल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है वो, और ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण होता है, वॉशिंग मशीन। फिर क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। हु एंटिसिपेटेड हु एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग ऑल द थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ, ब्रह्मगुप्त। ऑल्दो ब्रह्मगुप्त इनसे पहले आया था, बहुत पहले आया था। ठीक है, लेकिन अब है भाई, जो लोग लिखते हैं अंग्रेज जो लिख दिया वही सही है। ब्रह्मगुप्त पहले आया था, उसने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। अब एग्जैक्टली उसने न्यूमेरिकल और ये सब नहीं दिया था, पर उसने बताया था कि ऐसी चीजें हैं। हु गिव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, आइजैक न्यूटन। हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी भाई न्यूटन, अंग्रेज थे, मतलब ऑल्दो अंग्रेज नहीं थे, लेकिन ठीक है, यूरोपियन थे। एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दिस इज बिकॉज इन स्पेस देयर इज नो ग्रेविटी। स्पेस में आपने वो देखी एक ग्रेविटी मूवी ही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक एक घूम जाता है, एक को लगती है और वो घूमता रहता है पूरी जिंदगी भर, वो घूमता ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, तो तुम्हें कोई चीज पुल नहीं करेगी, जब तक कुछ चीज पकड़ के तुम, या तुम्हें कोई खड़ा ना करे, सीधा ना करे, तो तुम घूमते ही रहोगे जिंदगी भर, वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है स्पेस में। If an apple is released from an orbiting spaceship, it will move along with the spaceship at the same speed. क्यों, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन भी नहीं है स्पेस में। ठीक है, तो तुमने बगल में सेब छोड़ दिया तो सेब भी उतनी तेज से ट्रेवल कर रहा है। इसलिए क्या होता है कि जो सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट्स ऊपर जाके
अलग अलग होती है ना। सैटेलाइट बहुत छोटा सा पार्ट होता है, जो हम रॉकेट देखते हैं, रॉकेट में कई सारी चीजें होती हैं, और सैटेलाइट बहुत छोटा सा पार्ट होता है। तो स्पेस में जाके वो सारा चीज ब्रेक होके उसमें से सिर्फ सैटेलाइट निकलती है, और बाकी चीजें स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ के बाहर ये ऑर्बिट है, ठीक है, जिसको हम लियो कहते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट। सैटेलाइट यहीं से ब्रेक होनी शुरू होती हैं, और उसके बाद उनके जो भी पोजीशन होता है वहां जाके वो अपना एडजस्ट जाती हैं। तो एक रिंग बनी हुई है यहाँ पे अर्थ के बाहर। क्या, किस चीज की रिंग है? डिब्रीज की। वो किसकी डिब्रीज है? जो सैटेलाइट लॉन्च होती हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो वहां जाके जमा हो गए हैं, और वो बुलेट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, बुलेट की स्पीड से, मतलब आपको लगे तो छेद के निकल जाएंगे। वो पार्ट्स ही हैं, वो लोहे या शीशा है, जो भी है, ठीक है। तो उन डिब्रीज को कई बार हटाने की बात होती है, कई बार कयास भी लगा चुके हैं, प्रयास भी कर चुके हैं, लेकिन अभी हटा नहीं पाए हैं, ठीक है? तो उनकी स्पीड कम भी नहीं होगी, वो हमेशा ऐसे मूव करते रहेंगे, वहां कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, ठीक है। फिर लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज, क्यों नहीं गिरता भाई? क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस पर ही है अभी। जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा, ठीक है, ऐसे है मान लो। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका बेस मान लो इतना चौड़ा है, तो वो बेस पे ही आके गिर रहा है। बेस से बाहर जैसे जाएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है। वो आपने हर बार न्यूज सुनी होगी ना, इतने साल में गिर जाएगी, उतने साल में गिर जाएगी। तो जब तक उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी बेस के उस पर गिर रहा है, तब तक वो बिल्डिंग नहीं गिरेगी। जैसे ही वो बेस से हटेगा तो गिरने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वर ट्वाइस what it is now, gravitational force exerted on earth by sun would be, कितना होता? 1/4, ठीक है, 1/4 what is now, जो अभी है उसके 1/4 होता। क्यों? देखो, ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है, ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे, दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे। मान लो एक्स और ये वाई, ठीक है। इसकी फॉर्मूला क्या होता है मुझे याद नहीं है, लेकिन डिस्टेंस स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जब डिस्टेंस बढ़ेगी ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा, डिस्टेंस घटेगी तब ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर यही उल्टा होता कि सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम कर दी जाए, तो क्या होता? तब अर्थ पे ज्यादा फोर्स पड़ता, ठीक है, ठीक है। तो वो ट्वाइस, अब जैसे 1/4 था ना, तो वो ट्वाइस हो जाता, वैसा स्क्वायर में हो जाता, मतलब 4 गुना बढ़ जाता, कह सकते हो। The ideal condition when the air resistance is negligible, if an object is falling from above, its weight remains same, ठीक है। वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटेशन ना, वेट, मास इनटू ग्रेविटेशन। तो आइडियल सिचुएशन का रेजिस्टेंस नहीं है और ऊपर से गिर रहा है, तो उसका वेट जो है ऊपर और नीचे सेम होता, ठीक है। क्योंकि वहां कोई रेजिस्टिविटी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर इन आइडियल कंडीशन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है, व्हेन इन आइडियल कंडीशन व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, अच्छा ऊपर ही दिया है, इफ पीस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड्स वैक्स आयरन फॉलिंग फ्रॉम सेम हाइट, विच वन विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट, सब एक साथ गिरेंगे, ठीक है। आइडियल सिचुएशन बोल रहा है कि आइडियल सिचुएशन में रेजिस्टेंस नहीं है, स्पेस में हो समझ लो, ठीक है, और ग्रेविटेशन सेम है सबके लिए, और सबका मास अगर सेम है तो वो उतने ही उसमें गिरेगी, एक ही टाइम फ्रेम में गिरेगी। देखो ये दिमाग से खेलने की बात है। हमको क्या लगता है कि आयरन तो भारी होगा, ठीक है, वुड उससे हल्का होगा और वैक्स उससे भी हल्का होगा, तो सबसे पहले आयरन गिरेगा, फिर वुड गिरेगा, फिर वैक्स गिरेगा। ये दिमाग से खेलने की बात है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं बता रहा कि मास कितना है, ठीक है। अगर सबका मास सेम है, मान लो कि 1 किलोग्राम का आयरन भी है, 1 किलोग्राम का वैक्स भी है, 1 किलोग्राम वुड भी है, और वो ऊपर से गिर रहा है, तो उतना ही डिस्टेंस लेंगे, तीनों उतने ही डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, गिरने में, मतलब उतना ही टाइम लेंगे गिरने में, नॉट डिस्टेंस। तो वो एक ही टाइम पे तीनों धरती पे गिरेंगे। फिर है, टू बॉल्स ए एंड बी आर ऑफ 10 kg एंड 1 kg, एक का 10 किलो है और एक का 1 kg, ठीक है। दे आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम हाइट ऑफ 20, ठीक है। तो बोथ ए एंड विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ठीक है। दो बॉल है, ए और बी, और एक का बोला है 10 किलो का है, एक का 1 किलो का है। दे आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है। क्यों भाई? आप कहोगे कि भाई इसमें तो इनका एक का वेट ज्यादा है, एक का कम है, लेकिन वो तब भी एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स दोनों के लिए सेम है ना।
जी का मान जो भी है 9.8, तो वो दोनों के लिए सेम है, तो वो सेम टाइम में गिरेंगे। इफ अ फीदर रबर बॉल, ये मतलब इनका पेट क्वेश्चन रहा है मुझे लगता है, ठीक है। फीदर रबर बॉल एंड वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली सिमेट्री फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम बोला यहाँ पे देख लो, देन ऑल द थ्री विल रीच एट द ग्राउंड टुगेदर, ठीक है। जब वैक्यूम, वैक्यूम मतलब वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, स्पेस जैसे मान लो, तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं है और वो आपने उनको ऊपर से छोड़ दिया कि नीचे जाओ, आपने पुश किया होगा ना, ऊपर से फोर्स लगाया, तो हमने क्या पढ़ा है, स्पेस में आप जिस तरफ जिसको धक्का दोगे वो उस तरफ उसी तरफ जाता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ग्रेविटी नहीं है तो वो सब एक साथ आएंगे और एक साथ टकराएंगे। द वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द मून इज 1/6 इन कंपेरिजन टू अर्थ, मून डज नॉट हैव ग्रेविटी, ये गलत है, ठीक है। मून की ग्रेविटी है पर वो कम है इन कंपेरिजन टू अर्थ, तो हम लाइट वेट, मतलब जो भी आपका यहाँ भार होगा, मान लो आप यहाँ 60 किलो के हो, तो आप 1/6 कर लो उसका, उतना ही फील करोगे वहाँ पे। फिर क्या है, वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट पोल, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों, क्यों पोल पे ज़्यादा है, ठीक है। जो अर्थ है, हमारी अर्थ है, वो जियोइड शेप में है, नॉट सर्कल, ठीक है, जियोइड शेप में, तो पोल पर थोड़ी सी चपटी है, पोल पर थोड़ी सी चपटी है ना, और यहाँ पे इक्वेटर पर फैली हुई है, ठीक है। तो और हमारा जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे पास है, ठीक है, मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ कोई खड़ा है, वो बंदा एक्स वाई जेड यहाँ पे खड़ा है, इसकी डिस्टेंस इससे रिलेटेड और इक्वेटर से, मान लो इक्वेटर यहाँ है, ठीक है, इक्वेटर से रिलेटेड, तो कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है ना, और यहाँ कम है। तो जहाँ कम है, मैंने क्या बताया था, जब डिस्टेंस कम होगी तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब उसको ज़्यादा ग्रेविटेशन महसूस होगा, ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है। तो यानी अगर वो पोल पर है तो उसका सेंटर ऑफ मास से कम है डिस्टेंस, तो उसको ज़्यादा ग्रेविटेशन फील फोर्स फील होगा। अगर वो इक्वेटर पर है तो कम फील होगा। तो इसलिए जो हमने क्या देखा, तो उसकी जो वेट है, वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। जी का मान नॉर्मली 9.8 लेते हैं, 10 भी ले लेते हैं कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो जी का मान है वो, ये तो मान लो 9.8 एवरेज है, ठीक है, 9 हर जगह, लेकिन 9.8 नहीं है, तो यहाँ का जी जो है वो ज़्यादा होगा और यहाँ कम होगा, ठीक है। तो इक्वेटर पे जो बंदा होगा, यही बंदा इक्वेटर पे आ जाए तो इसका वेट कम हो जाएगा, ये पोल्स पे रहेगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेना ग्रेविटी के टर्म में, ठीक है। फिर क्या है, द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी विद द टाइम टी इन केस ऑफ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट इज करेक्ट शोन इन ग्राफ। कई सारे ग्राफ दिए होंगे, उसमें बता रहा है कि कोई पार्टिकल फॉल कर रहा है और वो कितने टाइम फ्रेम में, अब वो तो भाई ग्राफ, अच्छा सारे ग्राफ दिए होते तो पता चलता कि कौन सा सही है, एक इन्होंने सही था उसको लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। फिर अ स्मूथ a smooth plane inclined at angle theta with horizontal as shown in given figure, ठीक है। A body start from rest and slide down on the inclined surface. The time taken by body to reach the bottom is, भाई ये सब क्वेश्चन आ जाएगा ना, लोग पेपर छोड़ देंगे पक्का। sin theta 2 g, a ball is dropped from the top of the high building with constant acceleration of 9.8 meter per second square. Its velocity after 3 सेकेंड will be, अच्छा ये ये भी अब नहीं पूछाते, कैलकुलेशन अब नहीं पूछाते, अच्छी बात है, लेकिन वरना आधे लोग पेपर छोड़ देंगे साइंस, फिर साइंस की अलग कोचिंग चलेगी। इफ if radius is of the earth were to shrink by 1%, its mass remaining the same, the value of g on earth's surface would be, मैंने क्या बताया था, जब डिस्टेंस कम होगी तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगी ना, जब डिस्टेंस कम होगी तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगी। अब यहाँ कह रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक, मतलब जो आर की वैल्यू थी ये घट गई है, ठीक है, घट गई है। जब आर की वैल्यू घटेगी तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, तो जो जी की वैल्यू होगी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक विल बी ग्रेटर देन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है देखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ
डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, अच्छा कोई मतलब नहीं है। द मास ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज 100 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, ये माना इसने, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अगर मास कह रहा है कि 100 किलो है, और ग्रेविटी, देखो मास कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है, ये खेल रहा है अभी देखना, ठीक है, ये क्वेश्चन में खेला गया है। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज g/6, मास ऑफ द बॉडी ऑन मून इज 100। देखो मास कभी चेंज नहीं होता, ग्रेविटी की वजह से आपका वेट चेंज होता है, मास नहीं, ठीक है। तो मास आपका अगर धरती पे 100 है तो कहीं भी चले जाओगे वो 100 ही रहेगा, ग्रेविटेशन फोर्स उस पर नहीं और करती है, वेट पे करेगी, ठीक है, वेट पे करेगी। वेटलेसनेस इज जीरो ग्रेविटी। हमने देखा उनको ट्रेनिंग दी जाती है एस्ट्रोनॉट्स को वेटलेसनेस की, उनको आदत डाली जाती है कि भाई आप जहाँ जाओगे वहाँ ग्रेविटी नहीं है, तो कैसे एडजस्ट करोगे अपनी बॉडी। तो वैसे सिस्टम उनको रखा जाता है जहाँ पे ग्रेविटी जीरो रहती है। कुछ दिन वही समझो कि कैसे सोना है, कैसे जाना है, जागना है। हम यहाँ आराम से, आप जैसे अभी यहाँ पे सोने के लिए हम बेड पे लेटते हैं, सो जाते हैं, अब वो बेचारे हवा में लेटे रहते हैं, हवा में सो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी है नहीं वहाँ पे ऊपर स्पेस में। एन इफेक्टिव कोरिलेस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम अर्थ रोटेशन, ठीक है। कोरिलेस फोर्स किसके कारण से होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। द अर्थ ट्रेवल इन इट्स ऑर्बिट एट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्स 4400 किलोमीटर पर आवर, वी डू नॉट फील इट दिस हाई स्पीड, क्यों, क्योंकि हम उसके उस पे खड़े हैं ना, मतलब हमारी जो रिलेटिव्स, हम अर्थ सरफेस पे खड़े हैं, और ये जो घूम रहा है, मान लो कि ये धरती घूम रही है, ठीक है। तो जो बाहर होगा, बाहर वाले को दिखेगा अरे तो धरती घूम रही है, लेकिन हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि हम तो उस पे खड़े हैं ना आराम से। तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड है वो कुछ नहीं है, जीरो है हम लोग। आवर relative speed with respect to earth along earth's orbit is zero, ठीक है। तो हमारी कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है, इसलिए हमको अर्थ का रोटेशन नहीं समझ में आएगा। अंदर से बाहर जाओगे तो समझ में आएगा कि अच्छा धरती तो बहुत तेज घूम रही है। इफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ सडनली डिसअपियर देन, अच्छा अगर ग्रेविटेशन फोर्स अचानक से खत्म हो जाए तो क्या होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो बट मास विल रिमेन सेम, ठीक है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो, फिर हाँ, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो जाएगी लेकिन मास सेम रहेगा। अगर हमारा धरती का जो है ग्रेविटेशन फोर्स खत्म हो जाए तो कह रहा है, जैसे स्पेस में हम जाते हैं तो वहां हमें सिर्फ हमारा मास रहता है, वेट नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि वहां कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस देन द वेट ऑफ बॉडी एट इक्वेटर विल डिक्रीज। इफ स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस द वेट ऑफ बॉडी एट इक्वेटर, क्यों भाई, देखो इसका भी कॉन्सेप्ट है। जैसे ये है, ठीक है, क्या बताया था, पोल पे चपटा होता है और इक्वेटर पे दूर होता है, ठीक है। तो जब स्पीड बढ़ेगी, मान लो कि खूब तेज से घूमना शुरू कर दिया और तेजी से, ठीक है, तो क्या होगा, इक्वेटर फैलेगा, ठीक है, इक्वेटर फैलेगा ना, चीजें बाहर की तरफ भागती है ना, इक्वेटर फैलेगा, धरती थोड़ी और चपटी होगी, इक्वेटर फैलेगा। आपने देखा रोटी जब खूब तेज घुमाओ या कोई चीज बहुत तेज घुमाओ तो वो एक तरह से वो फैलने लगती है। तो जब ये फैलेगा आपका इक्वेटर, तो वहां क्या होगा, जब हमने क्या बताया था, जब डिस्टेंस बढ़ती है तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है, ठीक है, तो वही बोल रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स जब कम हुआ तो जी का मान कम होगा, जी का मान कम होगा तो वेट का क्या फॉर्मूला था, वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी। जब जी कम हो गया तो वेट अपने आप कम हो जाएगा, तो वही बोल रहा है ये। हाँ, वेट ऑफ बॉडी एट इक्वेटर विल डिक्रीज, समझा, ठीक है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज सो बिकॉज अट्रैक्शन ऑफ अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन, ठीक है। कह रहा है कि जो सैटेलाइट्स हैं वो जो अर्थ को ऑर्बिट करती हैं वो क्यों नहीं गिरती हैं, क्योंकि जो अर्थ मतलब धरती का वो है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब सुंदरता वाला अट्रैक्शन नहीं, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, ठीक है, वो उनको मोशन प्रोवाइड करता है। सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कंटिन्यूसली एक्टिव इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज obtained by gravitation force on satellite by, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि ये आपका अर्थ है और यहाँ सैटेलाइट है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव करता है, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि धरती का जो मतलब गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है, ठीक है, ये गिर नहीं पाता, ना ही भाग पाता है। अगर
ये उसमें इम्बैलेंस होगा तो वो बाहर भाग जाएगा या फिर गिर जाएगा, वो बैलेंस रहता है ग्रेविटेशन फोर्स और उसका सेंटीपिटल फोर्स। The known forces of nature can be divided into four classes with gravitation, electromagnetism, weak nuclear force और strong nuclear force. Among them, gravity is the strongest of the four. ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो चार नेचर फोर्सेज हैं, मतलब नेचर जो नेचुरल फोर्सेज मानी जाती हैं चार, उसमें कौन कौन सी है? ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसमें से सबसे जो मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कौन सी है? ग्रेविटी है। ठीक है। इफ अ पर्सन, पता नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा संशय है, इसको मैं चेक करूंगा। इसमें ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट बोल रहा है, ठीक है, तो देखते हैं। इफ अ पर्सन, क्योंकि न्यूक्लियर पता नहीं, ठीक है, हाँ ग्रेविटी हो सकता है, अब देखते हैं। इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट देन ही विल फील दैट हिज वेट गेट्स इंक्रीजेस। कब उसको लगेगा? जब लिफ्ट ऊपर जाएगी। ठीक है, जब व्हेनेवर एलिवेटर गोइंग अपवर्ड एक्सपीड, जब लिफ्ट अचानक से ऊपर जाएगी तो आपको क्या लगेगा? आपका वेट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आप इनर्शिया में हो और आपका शरीर जो है नीचे की तरफ फेंक रहा है आपको, और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपको वेट अपना बढ़ा हुआ लगेगा। और अपोजिट होगा तो आपको लाइट वेट लगेगा। ठीक है। इफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, नहीं, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। ठीक है, जैसे आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, तो वो घूमता है। ठीक है, ये पेंडुलम गर्मी में लंबा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें मिसमैच हो जाता है उनके टाइम में, उनको टाइम आगे पीछे करना पड़ता है एडजस्ट करने के लिए। ठंडी में सिकुड़ जाता है तो उसमें मिसमैच हो जाएगा। पेंडुलम क्लॉक यूजुअली लूजेस टाइम इन समर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पेंडुलम की जो ये डंडी होती है बढ़ जाती है समर में। ठीक है, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस इंक्रीजिंग टाइम पीरियड ऑफ 1 यूनिट ऑसिलेशन। इसका एक ऑसिलेशन मान लो 1 सेकंड का है, और अगर जब ये पेंडुलम की जो ये डंडी है बढ़ गई तो वो सेकंड लंबा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब सेकंड लंबा हो जाएगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो टाइम उसका एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। A girl is swinging on a swing in sitting position. When the girl stands up, the period of swing will be shorter. ठीक है, क्यों? अभी देखा था हमने। A simple pendulum in is set into oscillation. Then क्या होगा अगर सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेशन में रख दिया? ऑसिलेशन मतलब वही घूमना उसका। ठीक है, the oscillation is zero when the bob passes through the mean position. In each cycle, the bob attains a given velocity twice. The amplitude of oscillation of simple pendulum decreases with time. देखो ये वाले क्वेश्चन आप शायद ही पूछें। ये पेंडुलम वाले टाइम फ्रीक्वेंसी पेंडुलम को आपने पढ़ा होगा, नाइन्थ नाइन्थ क्लास में था शायद ये। ठीक है, नाइन्थ क्लास की फिजिक्स से है ये क्वेश्चन। पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर इन विंटर, बताया था। क्यों? क्योंकि उनकी जो ये लंबाई होती है डंडे की वो कम हो जाती है, तो वो छोटा हो गया, अब वो जल्दी जल्दी ऑसिलेशन कर रहा है, तो रन तेज दौड़ रहा है, जल्दी से 1 सेकंड आ गया उसके लिए। इसकी वेलोसिटी अर्थ की कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू स्पेस विद स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकंड, इट विल रिटर्न टू अर्थ। ठीक है, मतलब आपने किसी को फेंका कितना, 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो वो वापस आ जाएगा। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 11.2। इससे इतनी या इससे ज़्यादा चाहिए आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करने के लिए, अदरवाइज आप वापस हो जाओगे। ठीक है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज द escape velocity of gas molecule on it is less than the root mean square velocity here। अब जो भी इसका मतलब। ठीक है, लाइटनिंग अ कैंडल इन स्पेस डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए और ग्रेविटेशन चाहिए, दोनों ही नहीं एब्सेंस है। द फ्लेम एग्जिस्ट ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ट्रू है और सही एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही है। फिर क्या है? द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, द साइज ऑफ कैंडल्स फ्लेम विल बी स्फेरिकल। अच्छा, अगर वेटलेसनेस है मतलब जीरो ग्रेविटी है। ठीक है, जीरो ग्रेविटी है, तो जो कैंडल की फ्लेम है वो क्या होगी? स्फेरिकल होगी, ऐसे करके जलेगी। हम नॉर्मली क्या देखते हैं, ऐसे फ्लेम होती है ना, वो ऐसे करके जलेगी वहीं पे। क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।